हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है अगर तुम नाटा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो, नाटा में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3D कॉम्पोजिशन आता है, डिजाइन क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पे प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम एक लोगो बना रहे हो, लोगो सिंपल होता है, बट मेन मैटर क्या करती है, मेन उसकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि वो कितना प्रिंटेड इफेक्ट आप दे पा रहे हो, कितना अच्छा आप प्रेजेंट कर पा रहे हो। सेम फॉर 3D कॉम्पोजिशन। 3D कॉम्पोजिशन भी जितना अच्छा बनाना इंपॉर्टेंट है, जितना उसमें पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, उतना ही वो किस तरीके से प्रेजेंट हो पा रहा है, कैसा दिख रहा है शीट पे, कितनी अच्छी रेंडरिंग है, कितना अच्छा शैडो है, वो सब भी मैटर करता है। और आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए क्या मैटर करता है कि किन चीजों का आप यूज कर रहे हो प्रेजेंट करने में, रेंडरिंग करने के लिए क्या यूज कर रहे हो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें स्टेशनरीज के लिए गाइड करने वाली हूँ कि आपको क्या यूज करना चाहिए और उससे आप किस तरह के स्केचेस बना सकते हो। ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले ना बेसिक स्केचिंग से स्टार्ट करते हैं। जब तुम स्केच बनाओगे तो सबसे पहले तुम स्केच करोगे, चाहे वो डिजाइन क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो आपका 3D कॉम्पोजिशन हो, दोनों में ही आप सबसे पहले स्केच से स्टार्ट करोगे, है ना। तो स्केचिंग के लिए नॉर्मल पेंसिल यूज करें या फिर कोई और पेंसिल। तो देखो, नॉर्मल पेंसिल आप यूज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल पेंसिल जब तुम यूज करते हो, अगर जिन बच्चों का बहुत डार्क लाइन प्रेशर होता है, जो कि बहुत डार्क लाइन बनाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इरेज करने में बार बार, क्योंकि लेयरिंग होती है 3D कॉम्पोजिशन में, बल्कि डिजाइन क्वेश्चन में भी आपको लेयर करना पड़ता है, तो उनसे इरेज नहीं हो पाता। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, सिंपली यू कैन यूज मैकेनिकल पेंसिल। ओके, मैकेनिकल पेंसिल यूज करो। ये 0.5 का मैकेनिकल पेंसिल है, ठीक है। सबसे पतला वाला यूज कर लो। अगर बार बार मतलब तुम कुछ ज्यादा ही प्रेशर लगा रहे हो कि टूट जाती है लिम्ब 0.5 की, तो आप 0.7 भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट जो है वो 0.5 चलेगा, ठीक है। एकदम लाइट लाइन लगेगी और आप उसको इजीली लेयरिंग कर पाओगे और इजीली इरेज भी कर पाओगे, ठीक है। अब ये बात होगी मैकेनिकल पेंसिल की। इसके बाद आता है इरेजर, कि कौन से इरेजर का यूज करें। नॉर्मल इरेजर तो आपको यूज करना ही है, बट नॉर्मल इरेजर के साथ साथ तुम्हें नीटेबल इरेजर भी यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करना है आपको, नीटेबल इरेजर। और मैं नीटेबल इरेजर यूज करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि 3D कॉम्पोजिशन में लेयरिंग करनी होती है ना। तुम एक लाइन लगाओगे, फिर उसके बाद बहुत सारी लाइन को आप वैनिशिंग पॉइंट पे लेके जाओगे, मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाओगे, तो बहुत लेयरिंग हो जाती है। फिर आप फाइनल ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, तो उसे लाइट करना होता है, इरेज करना होता है। तो आपकी शीट डैमेज ना हो, इसके लिए तुम क्या यूज कर सकते हो, नीटेबल इरेजर। ओके, नीटेबल इरेजर को आप फ्लेक्सिबली किसी भी शेप में मूव भी कर सकते हो, है ना। इसको आप इसी तरीके से लाइक पतला कर सकते हो, प्रॉपर जिस भी शेप का चाहिए तुम्हें उस शेप का आप इसे प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही काम है नीटेबल इरेजर का, और इससे तुम्हारी शीट भी डैमेज नहीं होगी। बट नॉर्मल इरेजर का हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया हो, वहां मुझे इरेज करना, तो उस केस में हम नॉर्मल इरेजर का भी यूज करें, ठीक है। नॉर्मल पेंसिल और नॉर्मल इरेजर के बाद हम बात कर लेते हैं बेसिक स्टेशनरीज की, ठीक है। बेसिक स्टेशनरीज मीन्स लाइक स्केल, ऑब्वियसली यू हैव टू यूज स्केल, ठीक है। और सेट स्क्वायर, यू हैव टू यूज सेट स्क्वायर, ठीक है। ये सेट स्क्वायर शैडो बनाने में बहुत काम आते हैं। आप स्केल के ऊपर इसको इस तरीके से प्लेस करके इजीली शैडो बना सकते हो। जितना भी आपका कंपास है, प्रोटेक्टर है, वो सब भी बेसिक स्टेशनरी यूज करना है, ठीक है। अब बेसिक स्टेशनरी की बात हो गई, आपने बेसिक स्केच बना लिया बेसिक स्टेशनरी का यूज करके। फिर बात आती है प्रेजेंटेशन की, कि प्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज करना है। मैंने कहा था कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नाटा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरीके का है। अगर एक बच्चा है जिसका प्रेजेंटेशन बहुत डल है, एक बच्चा है जिसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली अगर उसने सोचा बहुत बेसिक होगा, स्टिल उसकी प्रेजेंटेशन अगर बहुत अच्छी है, तो उसको ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन डिजाइन क्वेश्चन में बहुत मैटर करती है, 3D कॉम्पोजिशन में बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ही हाई लेवल की प्रेजेंटेशन करनी है, तुम्हें एकदम रियलिस्टिक ग्रेफाइट स्केचेस बनाने, नहीं, आप बेसिक भी बना सकते हो। अभी मैं सारे वेरिएशन दिखाऊंगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन क्वेश्चन की, ठीक है। आपको दो क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला वाला, उसमें आप कलर कर सकते हो, तो कलर कौन से यूज करने हैं, और दूसरा वाला जिसमें कि ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो ब्लैक एंड व्हाइट वाले की भी बात करेंगे, ठीक है। तो कलर में सबसे पहली चीज जो है कि कलर में हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं पेंसिल कलर, ठीक है। नाटा एग्जाम में सारे ड्राई मीडियम्स अलाउड है, कोई भी वेट मीडियम नहीं अलाउड है। आप कोई भी वेट मीडियम यूज नहीं कर सकते, लिक्विड मीडियम नहीं यूज कर सकते, वाटर कलर हो गया, पोस्टर कलर हो गया, ये सब नहीं यूज कर सकते, ठीक है। पेंसिल कलर की बात करें,
कौन सा पेंसिल कलर यूज करना चाहिए? ये ब्रूस्टो का पेंसिल कलर है, ठीक है। ब्रूस्टो का मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी, इट्स गुड। आप जो भी तुम्हें जितना भी लेना हो 24 या फिर 78 जो जितना वाला भी पैक आपको लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। ब्रूस्टो का आपको थोड़ा सा और एक्सपेंसिव पे जाना है, थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी पे जाना है तो फिर आप प्रिज्मा भी ले सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, यू वांट प्रिज्मा और यू वांट ब्रूस्टो। ब्रूस्टो थोड़ा सा अफोर्डेबल है, प्रिज्मा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इसकी क्वालिटी भी उस तरीके से फिर है ऊपर, ठीक है। बट ब्रूस्टो से भी अच्छे बन जाते हैं स्केचेस, ठीक है। सो इट्स टोटली अप टू यू विच वन यू वांट। ओके, नाउ अब पेंसिल कलर से रेंडरिंग किस तरीके की करनी है वो देखते हैं। ओके, सो पेंसिल कलर्स का आप अपने टूल डिजाइन में यूज कर सकते हो, या फिर लोगो डिजाइन में, या फिर म्यूरल डिजाइन में, किसी में भी इस तरीके का आपका इफेक्ट आएगा। यू कैन सी दिस इज 2D कॉम्पोजिशन। यहाँ पे एकदम एकदम ग्रेडेशन इफेक्ट दिया गया है, डार्क टू लाइट, ठीक है। हर कलर में थोड़ा सा मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट देने की कोशिश करिए। हम कॉम्प्लीमेंट्री भी कर सकते हैं, मतलब जो भी करना हो जिस भी तरीके। तो ये इफेक्ट आएगा आपका जब आप सिर्फ पेंसिल कलर यूज करोगे, चाहे आप 2D स्केचेस में करो, चाहे आप सिंपल लोगो डिजाइन में करो, या फिर जो भी तुम्हें डिजाइन क्वेश्चन आए उसमें करो, तो इसी तरीके का इफेक्ट आपका आएगा। ओके, अब पेंसिल कलर की बात हो गई कि पेंसिल कलर यूज कर सकते हैं। पेंसिल कलर के बाद और क्या हम यूज कर सकते हैं? पेंसिल कलर के साथ कलर में आप यूज कर सकते हो ब्रश पेन, ठीक है। यू कैन यूज ब्रश पेन्स, ठीक है। सो ब्रश पेन में क्यों बोल रही हूँ यूज करने के लिए? देखो, जो डिजाइन क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक ब्राइट रेंडरिंग देनी होती है, और बहुत जल्दी वो ब्राइट रेंडरिंग देने के लिए सिंपली पहले आप ब्रश पेन की लेयर लगाओ और उसके ऊपर पेंसिल कलर कर दो, तो फिर एक अच्छा इफेक्ट आएगा, ठीक है। ब्रश पेन के ऊपर पेंसिल कलर की लेयर, ठीक है। लेट मी शो यू वन लोगो। यू कैन सी दिस लोगो। ये जो लोगो है इसमें आप देख सकते हो कि पहले बेस जो लेयर है वो ब्रश पेन की है। ये जो रेड है ना, ये आपका ब्रश पेन है, ठीक है। और उसके ऊपर ये ब्लैक लेयर लगी हुई है, डार्क रेड लेयर लगी हुई है, ये पेंसिल कलर की है। तो हम ब्रश पेन के ऊपर पेंसिल कलर का भी यूज कर सकते हैं, और सिर्फ ब्रश पेन का भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना अच्छा कर पा रहे हो, तुमने सही से सीखा है नहीं सीखा है, उसके ऊपर। सिर्फ ब्रश पेन से भी अच्छा बन जाता है, और पेंसिल कलर की लेयर लगा के भी बढ़िया बनता है। देखो, मैं तुम्हें एक और दिखाती हूँ। सी दिस वन, दिस इज साइनेज, ठीक है। लोगों के साथ साइनेज भी आता है नाटा एग्जाम में, तो इसमें आप ऑलमोस्ट देख सकते हो ये सारा का सारा सिर्फ ब्रश पेन है, कुछ भी पेंसिल कलर नहीं है। सिर्फ साइड में थोड़ा सा जो ग्रेफाइट पेंसिल है ना, उसकी रेंडरिंग करी गई है। तो ब्रश पेन, हम सिर्फ ब्रश पेन भी यूज कर सकते हैं, ब्रश पेन के साथ हम लोग पेंसिल कलर की लेयरिंग भी यूज कर सकते हैं। मेरी मर्जी है, जिस तरीके का भी मैं प्रेजेंटेशन करना चाहती हूँ उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने बात कर ली पेंसिल कलर की, और हमने बात कर ली ब्रश पेन की, ठीक है। अब जो कलर रेंडरिंग होती है ना, इसमें हाईलाइट देने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? कलर रेंडरिंग में ऑब्वियसली वाइट जो पेंसिल कलर होता है उससे उतनी अच्छी हाईलाइट नहीं आ पाती है, तो उसके लिए क्या हम यूज कर सकते हैं? व्हाइट जेल पेन, ठीक है। देखो, ये वाला तुम्हें दिख रहा होगा, दिस ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है, ये सब व्हाइट जेल पेन से आया। यहाँ पे व्हाइट जेल पेन का यूज करा गया, तब जाके ये इफेक्ट आया, ठीक है। तो आपको कलर रेंडरिंग में अगर हाईलाइट देना, तो इस तरीके से आप ब्रश पेन के साथ साथ क्या यूज कर सकते हो? व्हाइट जेल पेन। व्हाइट जेल पेन ना पेंसिल कलर के ऊपर उतने अच्छे नहीं वर्क करते, ब्रश पेन पे ज्यादा अच्छे वर्क करते हैं। ओके, तो ये हम यूज कर सकते हैं। आई होप कि तुम लोग को क्लियर है। देखो, जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ उन्हें यूज करना नहीं है, उन्हें सही से यूज करना है। एक तरीका होता है यूज करने का। बहुत सारे बच्चे ब्रश पेन यूज करते हैं, वो बोलते हैं कि मैम लेयर नहीं आ रही है सही से, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप एक तरीके से नहीं कर रहे हो। कोई भी जो चीज़ है उसका एक मेथड होता है, ब्रश पेन लाइटली लगाने का, उसके ऊपर पेंसिल कलर करने का, या फिर पेंसिल कलर को किस तरीके से करना है, एक डायरेक्शन में करना है। तो वो सब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, उसमें क्या गलती कर रहे हो वो पता करोगे, तब जाके आप उसको मास्टर कर पाओगे। और नाटा एग्जाम में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, कि आप किस तरीके की प्रेजेंटेशन करें, मैटर करती है भाई, ठीक है। तो जितनी भी स्टेशनरी मैं बता रही हूँ, सिर्फ उन्हें यूज नहीं करना है, उन्हें सही से यूज करना है। और ये भी होता है ना कि अब किसी बच्चे को सिर्फ ब्रश पेन शूट करता है, किसी बच्चे को ब्रश पेन के ऊपर पेंसिल कलर शूट करता है। तो मोस्टली मैं क्लासेस में सारे टाइप के रेंडरिंग करवाती हूँ, बट जिस बच्चे को जो सूट करता है उसको वही करनी चाहिए, है ना। हम उन्हें गाइड भी करते हैं कि हाँ, तुम्हें ये वाली करिए तो तुम ये वाली मत करो, ठीक है, क्योंकि आपको ये सूट ही नहीं कर रही तो आप एग्जाम में तो खराब करके आ जाओगे। तो ये मत करो, जो तुम्हें सूट करिए वो करो, ठीक है। तो ये कलर वाली की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग की, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? सो ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग के लिए सबसे पहला है मैकेनिकल पेंसिल। मैकेनिकल पेंसिल से बहुत अच्छी रेंडरिंग होती है। अगर तुम्हारा हैंड प्रेशर बहुत डार्क है, ग्रेफाइट पेंसिल से खराब हो जाता है सब, मुझे लगता है कि नहीं ग्रेफाइट पेंसिल से नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल से भी आप अच्छा कर सकते हो। देखो, ये वाला, ये जितनी भी रेंडरिंग है ना,
ये जो है, ये वाली ऑलमोस्ट मैकेनिकल पेंसिल से करी हुई है, ठीक है। ये थोड़ा सा 2B पेंसिल है, बट दिस इज मैकेनिकल पेंसिल्स। एकदम सिंपल, एकदम अच्छा रेंडरिंग हो सकता है मैकेनिकल पेंसिल से भी। ओके, तो अगर आप बहुत बिगनर हो, आपने बहुत ज़्यादा नहीं किया है ग्रेफाइट शेडिंग, तो पहले तुम मैकेनिकल पेंसिल भी ट्राई कर रहे हो। अगर तुम मैकेनिकल पेंसिल से अच्छा कर लोगे तो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर मैकेनिकल पेंसिल के बाद आता है कि आप ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ करो, ठीक है। 2B, 4B, 6B, ये सारी पेंसिल्स का यूज़ करो। ओके, तो ये है हमारा स्टेडलर पेंसिल, और इसके साथ साथ या तो तुम आर्ट लाइन यूज़ करो, ठीक है। या तो स्टेडलर यूज़ करो या आर्ट लाइन यूज़ करो। स्टेडलर थोड़े से डार्क इफेक्ट देते हैं, आर्ट लाइन थोड़ा कम डार्क इफेक्ट देता है। स्टेडलर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आर्ट लाइन जो है वो थोड़ा सा अफोर्डेबल है। तो तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, तुम्हें जो भी लेना हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। स्टेडलर लेना है स्टेडलर लो, आर्ट लाइन लेना है आर्ट लाइन लो, तुम्हारी मर्जी है। ओके, मैं दिखा दी थी थोड़ा सा कि कैसे ग्रेफाइट शेडिंग आती है, किस तरीके से ग्रेफाइट शेडिंग हम कर सकते हैं। ग्रेफाइट शेडिंग इस तरीके से हम कर सकते हैं, बट ग्रेफाइट शेडिंग करने का प्रॉपर मेथड होता है कि कहाँ से लाइट आ रही है, किस डायरेक्शन में ये शैडोज बनेंगी, किस तरीके से इन शैडो को ब्लेंड करना है, कैसे एक साइड को लाइट रखना है, एक साइड को डार्क रखना है, किस साइड को कितना टोन देना है। ये सब अच्छे से आप यूज़ करोगे ना ग्रेफाइट पेंसिल को, तो ग्रेफाइट शेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बट सिर्फ डार्क लाइट करने की कोशिश करोगे, ब्लेंड करते रहोगे, तो वो नहीं अच्छा होता है, वो पूरा शीट ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि हम किस तरीके से किस मीडियम को यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं गलत तरीके से सही मीडियम को यूज़ कर रही हूँ तो इफेक्ट तो अच्छा नहीं आएगा ना। या फिर अगर मैं सिंपल, मेरे पास बहुत बेसिक मीडियम है, मैं सिर्फ ब्लैक बॉल पेन से भी रेंडरिंग कर रही हूँ, स्टिल यू कैन डू वेरी गुड रेंडरिंग। हमने बात करी कि तुम पेंसिल यूज़ कर सकते हो, पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम पेंसिल को शार्प करते हैं ना, वो बार-बार ब्लंट हो जाती है। तुम्हें एग्ज़ाम में बार-बार उसको शार्प करना पड़ता है। तो ऐसा ना करना पड़े, तुम्हारी पेंसिल कलर बहुत देर तक चले, उसके लिए क्या करना है? सिंपल है, नॉर्मल शार्पनर का यूज़ मत करो। किसे यूज़ करना है? पेपर कटर का, ठीक है। एग्जाम में तो तुम्हें ये नहीं ले जाने देंगे, बट प्रिपरेशन टाइम पे ऑब्वियसली तुम्हें क्या करना है, पेपर कटर से शार्प करना है अपने पेंसिल्स को और पेंसिल कलर को। और एग्जाम टाइम पे पहले से ही शार्प करके ले जाना, ताकि एग्जाम में आपको ऑब्वियसली बार बार शार्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें, यू कैन सी दिस पेंसिल, ठीक है। ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल जो शार्प हुई है ना, ये किससे हुई है? इसी पेपर कटर से हुई है, ठीक है। ये वाली जो है, ये पेपर कटर से शार्प हुई है, और ये नॉर्मल पेंसिल से, तो ये ज्यादा दिन तक चलेगी, ठीक है। और ये वाली नहीं चलेगी, इसीलिए पेपर कटर का यूज करो। तुम्हारे पेंसिल कलर जल्दी खत्म नहीं होंगे, बहुत दिन तक चलेंगे, ठीक है। और एग्जाम में भी बार बार शार्प नहीं करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस टाइम से ही इसको प्रिपेयर करो, वरना एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। जितनी भी चीजें मैंने बोल रही हूँ ना, उन सब की हैबिट बनाओ। हैबिट बनाओगे तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। रेंडरिंग करने की हैबिट बननी चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम में करेंगे, नहीं, प्रैक्टिस में करोगे तभी तो प्रैक्टिस चलेगी, पता तुम्हें कि तुम कौन सा अच्छा कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो तो कैसे इम्प्रूव करना है। ये सिर्फ करने वाली चीज नहीं है, सीखने वाली चीज है। रेंडरिंग भी सीखनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी शुरुआत में बिल्कुल भी अच्छी रेंडरिंग नहीं होती, फिर बाद में उनकी बहुत अच्छी रेंडरिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इम्प्रूव करते हैं। तुम्हें भी अगर क्रैक करना है तो करना पड़ेगा, रेंडरिंग भी करनी पड़ेगी, फिनिश भी करना पड़ेगा स्केचेस को, ठीक है। ये सारी चीजें करोगे तो ऑब्वियसली तुम अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे, और अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटाइल ला पाओगे। हाँ, तो हमने पेंसिल्स की बात कर लिया। अब ग्रेफाइट पेंसिल के साथ ब्लेंड करने के लिए क्या यूज करें ना, ब्लेंडिंग भी तो करनी होगी। तो ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग स्टम्प्स आप यूज कर सकते हो सिंपली, या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प्स के साथ एक और चीज है जो कि ब्लेंड करने में बहुत यूज आती है, दैट इज ब्रश। सिंपली आप ब्रश ले लो, ओके, स्मूथ ब्रश। इंपॉर्टेंट ये कि ब्रश जो है वो स्मूथ होना चाहिए, और स्मूथ ब्रश से आप ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने टोनल वैल्यूज दे दी, आपने ब्लेंड कर दिया चीजों को, लास्ट में आता है हाईलाइट। देखो पहली बात तो हाईलाइट के लिए पहले से ही स्पेस छोड़ना होता है, एकदम लास्ट के लिए नहीं रखना होता उसे, ठीक है। बट लास्ट में हमें थोड़ा बहुत हाईलाइट देना है, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम सिंपली यूज कर सकते हैं मोनो इरेजर। मोनो इरेजर से आप एक अच्छा हाईलाइट दे सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इस साइड पे ये जो हाईलाइट है ये मोनो इरेजर से दिया गया है, ये हाईलाइट मोनो इरेजर से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे हाईलाइट जो है वो मोनो इरेजर से दिए गए हैं, ठीक है। मोनो इरेजर आप यूज कर सकते हो, या फिर इससे भी अच्छे हाईलाइट आ जाते हैं। ये जो आपका नीटेबल इरेजर है ना, इसको इस तरीके से पतला किया, इसे पतला किया, एंड इससे भी एक अच्छी सी हाईलाइट आ सकती है। देखो मैंने इरेज किया, एंड
इरेज हो गया, ये वाला पार्ट हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो अब हम समझ गए हैं कि किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। लास्टली एक और मीडियम जिससे कि आप ब्लैक एंड वाइट रेंडरिंग कर सकते हो, वो है आपका दिस माइक्रॉन पेन। माइक्रॉन पेन से भी अच्छी रेंडरिंग होती है। माइक्रॉन पेन से भी हम लोग ब्लैक एंड वाइट रेंडरिंग कर सकते हैं, और माइक्रॉन पेन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने जो डिज़ाइन वाला क्वेश्चंस है ना, जिसमें कि हम लोग लोगो बना रहे हैं, साइनेज बना रहे हैं, उन सब में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रॉन का। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको सीन मेकिंग आ जाता है बाई चांस एग्जाम में, 3D कॉम्पोजिशन की जगह सीन मेकिंग आता है, तो उसमें भी जो माइक्रॉन पेन है वो अच्छा मीडियम है, माइक्रॉन पेन आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि माइक्रॉन मैम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ड्राई मीडियम में आता है माइक्रॉन, तुम बिल्कुल यूज़ कर सकते हो माइक्रॉन पेन, डोंट वरी, ओके। ब्रश पेन भी आप यूज़ कर सकते हो नाटा एग्जाम में, ठीक है, डोंट वरी, ब्रश पेन भी यूज़ करके आप अच्छी रेंडरिंग कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये माइक्रॉन पेन से प्रॉपर सीन मेकिंग रेंडरिंग है, एकदम थिन, किस तरीके से इफेक्ट दिया गया है, एक डेप्थ आ रही है, ये सारी चीज़ें हम किससे कर सकते हैं, माइक्रॉन पेन से, ओके। तो माइक्रॉन पेन एक बहुत अच्छा मीडियम है। माइक्रॉन पेन में वो एक ब्रश पेन वाला मार्कर भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो डार्क आउटलाइनिंग करने के लिए कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये सारे बेसिक मीडियम्स हो गए। इसके अलावा बहुत बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि मैम क्या हम क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हैं, क्या हम ऑयल पेस्टल यूज़ कर सकते हैं। मत करो, उसे तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। जिस तरीके की ड्राई रेंडरिंग चाहिए एग्जाम में, उसके लिए ये सारे मीडियम सुटेबल नहीं है। क्रेयॉन जो है वो बहुत चाइल्डिश इफेक्ट देता है, तो मत करो क्रेयॉन्स यूज़, ठीक है। ऑयल पेस्टल नहीं हैंडल कर पाओगे तो मत करो, ठीक है। जितने मैंने बताया उसको ट्राई करो, ओके। उन्हीं में से आप बहुत तरीके की रेंडरिंग निकालोगे। कोई वीक है वो भी कर लेगा, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी रेंडरिंग बहुत अच्छी है, वो और बहुत अच्छा कर लेगा, ठीक है। इतने मीडियम्स इनफ है। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि कोई भी मीडियम मेरे से मिस हो गया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। जितने भी मैंने तुम्हें यहाँ पे मीडियम्स बताए हैं, उन सबको आप ट्राई करना अपने स्केचेस में, ठीक है। बट ये सारे मीडियम्स के साथ साथ तुम्हें 3D कॉम्पोजिशन बनाना आना चाहिए, तुम्हें सीन मेकिंग बनाना आना चाहिए। अगर वो सब नहीं आता है बनाना, तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम में क्या जज होता है, सबसे पहले बेसिक्स आपके, कि आप 3D कॉम्पोजिशन किस तरीके से बना रहे हो, आप शैडो किस तरीके से ऐड कर रहे हो, आप डिज़ाइन क्वेश्चन में डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो कि नहीं, कलर थ्योरी फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ उन सब थॉट्स को, जितनी भी तुमने चीज़ें सोची हैं, जितनी भी करी है, उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे कर पा रहे हो, ये सब, ठीक है, ओके। तो इन सब पे ध्यान देना, इजीली आपका नाटा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और अगर तुम प्रॉपर अच्छे से एसएटी के साथ नाटा एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो भाई आप बुक कर सकते हो फ्री डेमो क्लास। आप फ्री डेमो क्लास में आओ, समझो कि किस तरीके से ऑनलाइन बहुत अच्छे नाटा एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है। लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हमारे साथ नाटा एग्जाम क्रैक किया, जस्ट बिकॉज ऑल दीज गाइडेंस, जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं, जिस तरीके से उनको गाइड करते हैं, जिस तरीके से उनको पर्सनल गाइड करते हैं। और ये सब बातें सिर्फ बोल के समझ में नहीं आती है। जब तक तुम कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक तुम क्लास में आके बात नहीं करोगे डेमो क्लास में, तब तक तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो ये सब समझने के लिए आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। और फ्री डेमो क्लास एकदम फ्री है, तो ऑब्वियसली तुम्हें अभी बुक कर लेनी चाहिए फ्री डेमो क्लास। नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। या फिर वेबसाइट पे जाके भी आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट पे जब तुम जाओगे, सामने ही तुम्हें बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, वहाँ से आप बुक कर सकते हो, ठीक है। आप अदर सेक्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो वेबसाइट पे, स्टूडेंट वर्क सेक्शन या फिर रिजल्ट सेक्शन और भी अदर सेक्शन, ठीक है। वहाँ पे तुम रिजल्ट चेक कर सकते हो हमारे नाटा एग्जाम के, जेईबीआर के एग्जाम के, सारे एग्जाम्स के। और इतना अच्छा रिजल्ट एसएससी का इसलिए है बिकॉज एसएससी इज बेस्ट। एसएससी से बेस्ट आपको फैकल्टीज कहीं नहीं मिलेगी, एसएससी से बेस्ट आपको गाइडेंस कहीं नहीं मिलेगा, एंड रिजल्ट्स भी कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास, ओके। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर तुम्हें ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है। नाटा एग्जाम बहुत पास है, मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाली हूँ नाटा से रिलेटेड, तो फिर अगर तुम वो सब देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और जितने भी डाउट्स है तुम्हारे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।